हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में। अब लेकिन बच्चों, आप लोगों ने जो है नर्वस सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जो होता है कोऑर्डिनेशन बहुत क्विकली करता है। लेकिन एक बच्चों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या क्या नर्वस सिस्टम अकेला ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है? नहीं। तो बच्चों, इसी नहीं यानी इसी वाई को समझने के लिए हम लोग जो है एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एंडोक्राइन जो कोऑर्डिनेशन है, हमें इसकी नीड ही क्यों है? हमारी बॉडी में तो क्योंकि नर्वस सिस्टम है, जब नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है, तो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? एक एग्जांपल से समझिए। आपकी सुई चुभी, आपने फटाफट से हाथ हटाया। क्यों हाथ हटाया? क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया। इसका जो नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है बहुत फास्ट होता है, जैसे ही सुई चुभी वैसे ही हाथ हटा, हटा, है ना? इसी को ही हम लोग न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि जो नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स है ना, वो जनरली कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। और एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है यहाँ पर। क्या लिमिटेशन है? कि जो हर एक सेल होता है बॉडी का, दैट इज एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज नॉट डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय नर्व फाइबर्स। बच्चों, ये लाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहीं से ही हमारा डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है? यानी बच्चों, हर एक सेल तक नर्व फाइबर डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा, लेकिन सेल को तो कंटिन्यूअसली अपन को रेगुलेट करना है, क्योंकि आपको मालूम है सेल्स को तो कंटिन्यूअसली, क्योंकि उन्हें ग्रोथ करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, रिप्रोडक्शन करना है, वाटर को बैलेंस करना है। बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है जिन्हें हम लोग कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना होता है। और अगर नर्व फाइबर हर एक सेल तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, तो इसी वजह से बच्चों, हम लोगों को एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। इसीलिए एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। आई बात समझ में कि क्यों हम लोगों को न्यूरल सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है? ये बात थोड़ा सा आया समझ में? ठीक है? क्योंकि एवरी सेल इज नॉट डायरेक्टली इनर्वेटेड, राइट? चलिए, अब आगे चलते हैं। चलिए, तो बच्चों, यहाँ से अब एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपन। हमारे पास में मेजरली दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, दैट इज द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम हमारा मेनली काम करता है थ्रू द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के थ्रू इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है बच्चों? फास्ट होता है, और कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। अभी एग्जांपल दिया, सुई चुभी, हाथ हटाया, बहुत फास्ट, मतलब कितनी जल्दी अपन हाथ हटाते हैं, बट शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम हमारा काम करता है यानी केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, है ना? इन दोनों का जो मैकेनिज्म है डिफरेंट है, लेकिन बच्चों गोल दोनों का सेम है। क्या गोल है? बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना, है ना? तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है, न्यूरल प्लस एंडोक्राइन इज इक्वल टू, दोनों का काम किया है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और इसीलिए बॉडी में ये दोनों सिस्टम इंडिपेंडेंटली नहीं बच्चों, एक साथ जॉइंटली वर्क करते हैं। एनसीईआरटी भी बच्चों क्लियरली कहती है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। अब बच्चों, ये आज का हमारा स्टार ऑफ द टुडेज लेक्चर है। क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट। सिंपल सा आंसर है, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होती है। तो इनकी सीक्रीशंस
यानी कि हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं? ब्लड में रिलीज होते हैं। ब्लड स्ट्रीम हॉर्मोन्स को कैरी करता है और ये हॉर्मोन्स अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक्शन करते हैं। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहली चीज डक्ट नहीं है, इनके सीक्रेशन क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज हुआ? हमारा हार्मोन। हार्मोन हमारा ब्लड में गया, ब्लड से में फिर ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा और इसके टारगेट सेल या ऑर्गन तक लेकर जाएगा और जहां पर ये अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो बच्चों, ये लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। बच्चों, नीट में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में कि एक्चुअली में हार्मोन्स होते क्या हैं। और एक यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हार्मोन को मेनली इस तरह डिफाइन किया जाता था कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? हार्मोन केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारा किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड से, और फिर रिलीज होता है ये हमारा ब्लड में, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारा डिस्टेंस ऑर्गन तक, और फिर ये स्पेसिफिकली एक टारगेट सेल पर जाकर एक्ट करता है। तो क्लासिकल डेफिनेशन में हम मेनली सोच रहे थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया? ब्लड में रिलीज किया और ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट ऑर्गन तक गया। लेकिन बच्चों, साइंस के साथ हार्मोन के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी एक्सपेंड हुई, इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन कैसी हो गई? लिमिटेड हो गई। और अब हमारे पास में क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि किसकी तरह काम करते हैं? विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अब इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिकोड करते हैं। सबसे पहले नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ? नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब कि जो हॉर्मोन्स हैं क्या वो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं? नहीं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं? सिग्नलिंग। दूसरी चीज क्या है? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, मतलब दो सेल्स के बीच में। आप लोगों को पहले भी ये डिफरेंस क्लियर किया हुआ है इंट्रा और इंटर में। अगर इंट्रा दिया हुआ है तो सेम सेल के बीच में हो रहा है, और अगर इंटर वर्ड कहीं यूज किया गया है तो दो के बीच में हो रहा है। एंड तो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह सेल के बीच इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। एंड ट्रेस अमाउंट मींस बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। हॉर्मोन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि इनका स्मॉल इफेक्ट होता है। स्मॉल इफेक्ट नहीं होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में भी ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि थोड़ा सा अमाउंट है तो ये थोड़ा सा ही कोई रेस्पॉन्स नहीं। थोड़ा सा अमाउंट हमारा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, इस डेफिनेशन को आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी में से है और क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। फिर आप कहेंगे मैम ने बताया नहीं था क्या कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों जो है हॉर्मोन्स को 3 वर्ड्स में डिकोड करते हैं। अभी वैसे हमने लास्ट वाली स्लाइड में भी इसी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और अच्छे से इस चीज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले नॉन न्यूट्रिएंट, क्या क्या डज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन? क्या ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? बताइए, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में इसका आंसर दिया था, नहीं नहीं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। व्हाट डज इट डू? क्या करता है ये दो सेल्स के बीच में
केमिकल सिग्नल कैरी करता है, क्या करता है, दो सेल्स यानी कि इंटर बिटवीन द सेल्स ये केमिकल सिग्नल को कैरी करता है। एंड नंबर 3 ट्रेस अमाउंट, मतलब हार्मोन कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, कोई पूछ ले कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में, लेकिन ये नहीं है कि अगर कम क्वांटिटी में है तो कम इफेक्ट होगा, नहीं, छोटा सा अमाउंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है एक्शन देता है ना। तो अगर हमसे एग्जाम में बच्चों पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब हॉर्मोन्स, तो आप लोगों को इमीडिएटली सिर्फ कुछ याद नहीं करना है, इन 3 कीवर्ड्स को रिकॉल कर लेना है, क्या, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड ट्रेस अमाउंट। अगर आप 11th का एग्जाम लिख रहे हैं तो इसमें आपके जो हैं, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। और नीट में तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं क्लासिकल डेफिनेशन वर्सेस मॉडर्न डेफिनेशन के बीच में। क्लासिकल डेफिनेशन बच्चों मेनली हमारा फोकस कहाँ पे करता था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हुए केमिकल सीक्रीशन और वो ब्लड के थ्रू जो है डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी ब्रॉडर है ना। अब हॉर्मोन्स को सिंपली क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रीशन तक रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। मॉडर्न डेफिनेशन बच्चों क्या फोकस करती है, इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग पर। किस पर, इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग पे, कि ये नहीं है कि बस एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रीशन हुआ ब्लड में गया, नहीं, वो हमारे दो सेल्स के बीच में भी ट्रैवल करेगा, दो सेल्स के बीच में भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। तो बच्चों एग्जाम के लिए आप लोगों को बस एक लाइन क्या याद रखनी है कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो नैरोअर है और जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर है। ये ही इनके बीच का मेन डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग जो है एक इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी कंपैरिजन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या सभी एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम सेम होता है? नो, नहीं मेरे बच्चों, सभी एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम सेम नहीं होता है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटिवली कैसा होता है बच्चों मेरा, सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल होता है। यानी जो हॉर्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स का जो नंबर होता है वो कंपैरेटिवली फ्यू होता है। जबकि बच्चों जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे, उसमें हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और लार्ज नंबर ऑफ केमिकल मैसेंजर्स कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है यानी फ्यू हार्मोन्स, और वर्टिब्रेट्स में हमारा मोर कॉम्प्लेक्स होता है यानी लार्ज नंबर ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ये कंपैरिजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है कि इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल एंड वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। अब आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करिए, इमेजिन करिए कि बॉडी के अंदर मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स क्या कर रही हैं बच्चों, हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं। हॉर्मोन्स किसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं और अपने कहाँ पहुंच रहे हैं, टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज तक पहुंचते हैं। और फिर वो जो होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ओवरऑल फ्लो क्या हुआ हमारा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस किया, ट्रैवल किया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा और उसने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो किया, है ना। और याद क्या रखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये न्यूरल सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। तो बच्चों अभी हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को आगे लेक्चर्स में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है।
चलिए, अभी आप लोगों को यहाँ पे बस ये चीज याद रखनी। चलिए, तो ठीक है बच्चों, अब जो हमने है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रिवीजन करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 3 लाइन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। मतलब कि जो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम है दोनों एक साथ मिलकर हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड लाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या है कि डक्टलेस। क्या? लैक डक्ट। डक्टलेस मतलब लैक डक्ट, डक्ट नहीं है इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। लाइन नंबर 3, ये क्या है? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। इसमें आपको मेन 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। क्या? नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड ट्रेस अमाउंट। ठीक है, तो बच्चों अगर आप नीट एस्पिरेंट है ना, तो ये एनसीईआरटी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इनको तो आप लोगों को अगर 4 नंबर चाहिए ना, तो इन लाइनों को तो आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए है। क्या? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों आप लोगों को जो आंसर देना है ना, उसमें मेजर पॉइंट्स को मेंशन करना है। सबसे पहला क्या कि हार्मोन सीक्रेट करता है और केमिकल मैसेंजर के थ्रू रेगुलेट करता है। फिर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कोऑर्डिनेट करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है और नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करने हैं और इस क्वेश्चन को आप लोगों को प्रॉपर हेडिंग और पॉइंट्स में आंसर करना है। वैसे तो मैंने आंसर लिखा हुआ है और आप लोग थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह अच्छे से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नीट वालों के लिए आते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज, आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन में ही देखो आंसर मिल रहा है। इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, भूल गए क्या पढ़ाया था, तो इतना नहीं सोचना है। देखो डक्टलेस, डक्ट डक्टलेस मतलब डक्ट नहीं है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, लैक डक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। चलो अब बात करते हैं, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, व्हाट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, व्हाट हार्मोन्स आर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट द मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। तो बच्चों अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए सो डैट यू डोंट मिस अपकमिंग लेक्चर्स। और बच्चों एक बात याद रखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टुगेदर वील वर्क टुवर्ड्स नीट 2027। थैंक यू सो मच।